भारतीय जलवायु खत्म हो चुका है। आज मैं भारत में प्राकृतिक वनस्पति पर चर्चा करूंगा। प्राकृतिक वनस्पति रटने वाली वस्तु नहीं है कि भारत के कौन से राज्य में कौन से वन पाए जाते हैं, किस लकड़ी का क्या महत्व है, कितना रटेंगे कि इस राज्य में ये वन पाए जाते हैं, इस लकड़ी का ये महत्व है। ऐसे रटेंगे तो सवाल 10 में से 5 ही हम कर पाएंगे। वनस्पति से ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो शार्प पूछे जाते हैं, सूक्ष्म सवाल पूछे जाते हैं। आपके सूक्ष्म ज्ञान का परीक्षण किया जाता है वनस्पति में। जितना आसान किताबों में लगता है उतना आसान होता नहीं है। यही कारण है कि जब सवाल पूछा जाता है तो 10 में से 5 सवाल गलत हो जाते हैं वनस्पति से। प्राकृतिक वनस्पति को मैं 3 वीडियो में बांटूंगा, 3 भागों में से बनाऊंगा। पहले वाले वीडियो में मैं समझ विकसित करूंगा आपकी। तो पहले वाला वीडियो मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति की विशेषता है, ठीक है। पहला वीडियो प्राकृतिक वनस्पति का विशेषता रहेगा। दूसरा वीडियो प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, ठीक है, प्रकार, उनके नाम, कौन कौन से नाम है प्रकारों के, दूसरे वाले वीडियो में रहेगा। प्रकार रहेगा, लकड़ियों की उपयोगिता रहेगी, कौन कौन से वनों में कौन कौन सी लकड़ियां पाई जाती हैं, है ना, विशेषताएं क्या है, समस्याएं क्या है। दूसरे और तीसरे वीडियो में वो चीजें रहेंगी। पहले वीडियो में हम समझ विकसित करेंगे कि वनों का विकास कैसे होता है, क्यों इस क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में ऐसे वन क्यों मिलते हैं, इसको आप समझ लेते हैं। छोटा सा वीडियो है, लगातार देखते रहिए। सबसे पहली बात, भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। भारत में वन वर्षा का, जो भी बोलता हूं लिखते जाइए। भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं, ठीक है। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जब मैं विश्व भूगोल पढ़ा रहा था तो वहां मैंने दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका पढ़ाते समय बताया था कि विषुवत रेखा के साथ साथ साल भर वर्षा होती है, तो वहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उन्हें विषुवतीय वन कहते हैं या सदाबहार वन कहते हैं। क्यों? क्योंकि साल भर ये वन अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। तो भारत में इसे देखते हैं। भारत में भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, हालांकि विषुवत रेखा भारत के बीचों बीच तो नहीं गुजरती, लेकिन विषुवत रेखा भारत के नजदीक जरूर है, दक्षिण हिंद महासागर में, है ना। तो इस वजह से भारत में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं मानसूनी जलवायु वाला देश होने के चलते कि कुछ स्थल बहुत ही अधिक वर्षा वाले हैं। जैसे पूर्वोत्तर भारत में शिलांग पठार के आसपास का क्षेत्र, मेघालय पठार के आसपास का क्षेत्र और पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान, है ना, ये बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। तो भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इन्हें हम सदाबहार वन भी कहते हैं। क्या विशेषता है? जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन है, ये हरे कलर का देख रहे हैं ना, ये सब उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन है। इनकी विशेषता ये होती है कि साल भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए नाम देते हैं सदाबहार वन। दूसरी विशेषता है कि सदाबहार वन बहुत ही घने होते हैं। इनमें वृक्ष बहुत ही नजदीक नजदीक उगते हैं। वृक्षों के साथ साथ बहुत सारी लताएं भी उगती हैं और बहुत ही सघन होते हैं, जिस कारण सदाबहार वनों या वर्षा वनों में सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। बहुत ही सघन होते हैं ये, है ना। तो हमने बताया कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीले वन या झाड़ियां पाई जाती हैं। कटीले वन या झाड़ियां, कटीले वन अर्थात जिन वृक्षों के साथ कांटे उग जाते हैं उन्हें कटीले वन कहते हैं। कटीले वन और झाड़ियां कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान और प्रायद्वीपीय पठार का भीतरी भाग, राजस्थान और प्रायद्वीपीय पठार का हम डिटेल में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। अभी समझ विकसित करिए। अभी हम ऐसा कुछ नहीं बताना चाहते कि दुनिया भर के राज्यों का नाम गिनाने लगे कि ये वन यहाँ इन राज्यों में पाए जाते हैं, वो कंफ्यूज कर देगा। तो कटीले वन राजस्थान में और पठारी भारत के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, जहां की 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 70 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा जहां होती है वहां पर कटीले वन पाए जाते हैं, है ना, कम वर्षा के क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, ये ना पश्चिमी घाट, इसका जो पश्चिमी ढाल है, इधर वाला ढाल है ना, ये ढाल, इसे हम कहते हैं पश्चिमी ढाल। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान पर
200 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा करती है। जो अरब सागर शाखा होती है यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती है। इसके चलते इन क्षेत्रों में सदाबहार वर्षा वन का विकास हुआ है या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विकास होता है। साथ ही कोरोमंडल तट पर भी, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी वर्षा वन पाए जाते हैं, क्योंकि कोरोमंडल तट पर भी अधिक वर्षा प्राप्त होती है। हालांकि कोरोमंडल तट पर जो वर्षा प्राप्त होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ भी वर्षा वन पाए जाते हैं। लेकिन तमिलनाडु के जो वर्षा वन के क्षेत्र हैं उन्हें खेती के लिए डेवलप कर दिया गया है, वनों को काट दिया गया है। जो कावेरी नदी की घाटी है ना, कावेरी नदी यहाँ से निकलती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर आती है यहाँ तक। तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र का महत्व, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्र होने के चलते यहाँ पर वनों को काट दिया गया है और कृषि क्षेत्रों का विकास कर लिया गया है। इसलिए जितनी वनों की सघनता पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान पर दिखाई देती है, उतनी सघनता कोरोमंडल तट पर दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर कृषि क्षेत्रों का विकास कर लिया गया है वनों को काटकर। इसी प्रकार शिलांग पठार के आसपास के क्षेत्रों में, यानी अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो शिलांग पठार, जो भी बोलता हूँ लिखते जाइए, ये बहुत ही काम देगा। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर शिलांग पठार या मेघालय पठार के आसपास के क्षेत्रों में सदाबहार वन या वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से या 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जबकि पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान पर तो वर्षा वन पाए जाते हैं, जबकि पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर पठारी भारत के भीतरी क्षेत्रों में, पठारी भारत के भीतरी क्षेत्रों में कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर वरिष्ठ छाया प्रदेश का विकास हुआ है। मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर तो खूब वर्षा करती हैं, लेकिन जैसे ही पश्चिमी घाट को पार करके पूरब की ओर उतरती हैं पूर्वी ढाल पर, वर्षा की मात्रा अचानक से घट जाती है और वरिष्ठ छाया प्रदेश का विकास हुआ है। इस वरिष्ठ छाया प्रदेश में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कटीले वन और झाड़ियां उगती हैं। क्यों? क्योंकि जल पर्याप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझने वाला, लिखते जाइए। वनस्पतियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है, वनस्पतियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है कि वनस्पतियां स्वयं को पर्यावरण की दशाओं और जल की उपलब्धता के आधार पर स्वयं को ढाल लेती हैं। जो वृक्ष होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण गुण है कि वो पर्यावरण की दशाओं और जल की उपलब्धता के आधार पर स्वयं को ढाल लेते हैं। और ये गुण 1-2 सालों में डेवलप नहीं हुआ है, करोड़ों सालों में डेवलप हुआ है। करोड़ों सालों में जैसा पर्यावरण की दशा है और जैसे जल की उपलब्धता है, उस हिसाब से वनस्पतियों ने अपनी विशेषताओं को ढाल लिया है। उदाहरण के लिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक जल की उपलब्धता है। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक जल की उपलब्धता है, जिस कारण वर्षा वन या सदाबहार वन की वनस्पतियों में चौड़ी पत्तियां डेवलप हो गई हैं, चौड़ी पत्तियां विकसित हो गई हैं। सदाबहार वन या वर्षा वन के वृक्षों में चौड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। ये वृक्ष अपनी चौड़ी पत्तियों के माध्यम से क्या करते हैं? ये वृक्ष अपनी चौड़ी पत्तियों के माध्यम से भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर का वाष्पोत्सर्जन करते हैं, वेपोराइजेशन करते रहते हैं चौड़ी पत्तियों के माध्यम से। पत्तियां क्या काम करती हैं? भूमिगत जल जो कि पेड़ों में आता है उसका पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वही मैंने बताया कि ये वृक्ष अपनी चौड़ी पत्तियों के माध्यम से ग्राउंड लेवल वाटर का वाष्पोत्सर्जन करते रहते हैं हमेशा, और इस प्रकार पर्यावरण में नमी की मात्रा बनाए रखते हैं, है ना। जहां वन ज्यादा होंगे, सदाबहार या चौड़ी पत्ती वाले वन, वहां पर हवा में, वायुमंडल में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है कि जहां पर वन है वहां पर वर्षा अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में नमी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, पत्तियों के माध्यम से पहुंच जाता है, जो भूमिगत जल है पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में पहुंच जाता है। जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे पश्चिमी भारत, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये पश्चिमी भारत है। जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में
जैसे पश्चिमी भारत में और पठारी भारत के भीतरी भागों में वनस्पतियों ने स्वयं को बचाने के लिए, अपने को जीवित रखने के लिए अपने पत्तियों को कांटों में तब्दील कर दिया है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वनस्पतियों ने जीवित रखने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में तब्दील कर दिया है, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। भाई कम है, यहाँ पे पानी कम है तो वाष्पोत्सर्जन कम हो और वे जीवित रख सकें। अगर वाष्पोत्सर्जन एक तो ज्यादा होगा, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर वनस्पतियां ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करेंगी तो सूख जाएंगी, बच नहीं पाएंगी, है ना। वनस्पतियां सूख न जाएं, इसके लिए इन्होंने अपने पत्तियों को कांटों में तब्दील कर दिया है। कांटे क्या है, वाष्पोत्सर्जन नहीं करते। आप क्या समझे इससे कि कांटे वास्तव में पत्तियों का ही दूसरा रूप है। कांटे पत्तियों का ही दूसरा रूप होते हैं, ठीक है। वहीं जो हिमालय का तराई क्षेत्र है ना, हिमालय का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, वहीं हिमालय के तराई क्षेत्र अर्थात उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, जो लाल रंग की जो क्षैतिज रेखाएं आप देख रहे हैं ना, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। जबकि उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक वर्षा मानसूनी होती है, अर्थात मौसमी होती है। मानसून काल में वर्षा होती है, शेष ऋतु में वर्षा नहीं होती है। इसे हम क्या कहते हैं, मौसमी वर्षा होती है। मौसमी वर्षा के चलते इन क्षेत्रों में, यानी उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, अर्थात भारत के भीतरी भागों में, तटों को छोड़ दीजिए आप, है ना, तटों को छोड़ दीजिए, पश्चिमी भारत को छोड़ दीजिए, पूर्वोत्तर भारत को छोड़ दीजिए, तो वहीं भारत के भीतरी भागों में यूपी से लेकर तमिलनाडु तक और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक वर्षा मानसूनी अर्थात मौसमी होती है। यहां साल भर वर्षा नहीं प्राप्त होती है। इसका परिणाम ये होता है कि इन क्षेत्रों के वृक्ष सर्दियां बीत जाने के बाद जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तो ग्रीष्म ऋतु के आगमन के ठीक पहले इन क्षेत्रों के वृक्ष अपने पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि शीत ऋतु के आगमन के बाद जैसे ही गर्मी का आगमन होता है तो जो वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, तो वायुमंडल का तापमान बढ़ने पर उसकी सापेक्षिक आर्द्रता काफी घट जाती है। यही कारण है कि फरवरी और मार्च में हमारे लिप्स फटने लगते हैं, हमें ज्यादा वैसलीन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हवा में सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, तो हमारे शरीर से ज्यादा पानी सोखता है हवा, तो लिप्स फटने लगते हैं। तो वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता शीत ऋतु के बाद जब गर्मी का आगमन होता है तो घट जाती है, जिसके चलते वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए इन क्षेत्रों के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों के वृक्षों को, इन क्षेत्रों के, यूपी से लेकर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, यही कारण है कि इन क्षेत्रों के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके और जीवित रह सके। इन क्षेत्रों के वनों को पतझड़ वाले वन कहते हैं। 3 नाम देते हैं। पहला पतझड़ वाले वन, दूसरा पर्णपाती वन, पर्ण मतलब पत्ती होती है, पर्णपाती यानी जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पर्णपाती वन, और तीसरा नाम है मानसूनी वन, है ना, क्योंकि ये मानसून पर निर्भर रहते हैं, मानसून के बाद अपनी पत्तियां गिरा देते हैं अगला मानसून आने तक। तो 3 नाम देते हैं, पतझड़ वाले वन, पर्णपाती वन और मानसूनी वन। लिखते जाइए। अभी मैं हेडिंग नहीं डलवा रहा हूँ कि मैं कौन सा वन पढ़ा रहा हूँ, कौन सा नहीं पढ़ा रहा हूँ, उनमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ये सब अगले वीडियो में होगा। अभी समझ डेवलप कर लीजिए। वहीं जो पर्वतीय वन होते हैं ना, पहाड़ों पर पाए जाने वाले वन, वो वर्षा का अनुसरण नहीं करते। पर्वतीय वन वर्षा का अनुसरण नहीं करते, पर्वतीय वन ढाल का अनुसरण करते हैं। पर्वतीय वन जो होते हैं ढाल का अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में तेजी से गिरावट आती है। यह है आपका धरातल का निचला क्षेत्र, धरातल का निचला क्षेत्र यहाँ है। वायुमंडल में हमने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि वायुमंडल में क्षोभ मंडल, निचली परत क्या होती है, क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल की विशेषता है कि धरातल से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वायुमंडल ठंडा होता जाता है। यही कारण है कि अगर आप किसी गर्मी की ऋतु में भी अगर आप जमीन पर खड़े रहे तो गर्मी लगती है, लेकिन किसी 50 मंजिला इमारत की छत पे चले जाइए, जून के महीने की बात कर रहा हूँ, 50 मंजिला छत की
इमारत की छत पे आप चले जाएंगे तो आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी लगने लगेगी। हिमालय पर भी आप जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं स्वेटर की जरूरत महसूस होती जाती है, शॉल ओढ़ने लगते हैं लोग। तो पर्वतीय वन वर्षा का अनुसरण न करके ढाल का अनुसरण करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान में गिरावट आती जाती है। जैसे यहाँ पे है, मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, फिर हो जाएगा आपका 10 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर जाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पर्वतों पर तापमान में तेजी से गिरावट आती है, जिसके चलते सीमित क्षेत्र में ही जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। तापमान में गिरावट के चलते सीमित क्षेत्रों में ही जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। अर्थात जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे जलवायु बदल जाती है पर्वतों पर। ठीक है, जो पर्वत होते हैं या ऊंचाई जलवायु में संशोधन कर देती है। एक ही क्षेत्र पर अगर उष्णकटिबंधीय जलवायु है, लेकिन उसी उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में अगर कोई पर्वत उठा हुआ है, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में अगर कोई पर्वत उठा हुआ है तो मैदानी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, लेकिन जो पर्वत का शिखर है वहां पर ध्रुवीय जलवायु भी पाई जा सकती है। उसी जगह पर जहां पर की बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, विषुवत रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है ना। अगर विषुवत रेखा पर कोई पर्वत है तो विषुवत रेखा पर स्थित उस पर्वत के शिखर पर ध्रुवीय जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, यानी उसका शिखर हिमाच्छादित रहेगा, बर्फ से ढका रहेगा, ग्लेशियर भी पाया जा सकता है। तो जो ऊंचाई होती है वो जलवायु में संशोधन ला देती है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में केन्या में एक माउंट केन्या है ना। अफ्रीका में केन्या देश है, पूर्वी अफ्रीका में जो पूर्वी अफ्रीका है उसमें केन्या देश है। केन्या में एक पर्वत उसे हम कहते हैं माउंट केन्या। उदाहरण के लिए अफ्रीका में विषुवत रेखा पर स्थित माउंट केन्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, विषुवत रेखा क्षेत्र में है। इस कारण विषुवत रेखा के पास होने के चलते केन्या एक गर्म देश है, केन्या एक उष्णकटिबंधीय वाला देश है, जलवायु वाला देश है। लेकिन माउंट केन्या जो कि विषुवत रेखा पर है, इसके बावजूद उसके शिखरों पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। माउंट केन्या का शिखर हिमाच्छादित रहता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई जलवायु में संशोधन ला देती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में तेजी से गिरावट आती है और सीमित क्षेत्र में ही जलवायु बदल जाती है। आप अफ्रीका का एटलस में अफ्रीका खोलकर देखिए, वहां माउंट केन्या विषुवत रेखा पर आपको दिखाई देगा। और आप कल्पना कर लीजिएगा कि विषुवत रेखा पर बहुत ही गर्मी होती है, उसके बावजूद माउंट केन्या का जो शिखर है वो हिमाच्छादित है। तो पर्वतीय वन वर्षा का अनुसरण न करके ढाल का, ऊंचाई का अनुसरण करते हैं, ढाल का अनुसरण करते हैं। यही कारण है कि हिमालय के निचले क्षेत्रों में कुछ और वन पाए जाते हैं, बीच के क्षेत्रों में कुछ और वन पाए जाते हैं, और ऊंचाई पर जाएंगे तो कुछ और तरह की वनस्पति पाई जाती है। जैसे हिमालय के तराई क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर जो सदाबहार वन मिलते हैं ना, या शिलांग पठार के आसपास, हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी बहुत सीमित क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ दिखाने लायक नहीं है। बहुत ही सकरी पट्टी में, पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ एक बहुत ही सकरी पट्टी में कुछ दूरी तक ही तो हिमालय के तराई क्षेत्रों में सदाबहार या वर्षा वन पाए जाते हैं। हम जब बंगाल की खाड़ी शाखा जलवायु में पढ़ा रहे थे, बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो हमने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं तरफ मुड़ने का प्रयास करती हैं। तो जब बंगाल की खाड़ी शाखा प्रवेश करती है उत्तर भारत के मैदान में तो दाईं ओर मुड़ने का प्रयास करती है ना। यही कारण है कि हिमालय के तराई क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं अपनी दाईं ओर घूमने का प्रयास करती है उत्तरी गोलार्ध में। तो हिमालय के तराई क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा की मात्रा प्राप्त हो जाती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। हिमालय में और ऊंचाई पर जाने पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और ऊंचाई पर जाने पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जैसे देवदार कैसा वृक्ष है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं थोड़ी ऊंचाई पर जाने पर। और ऊंचाई पर जाएंगे तो कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वन कैसे होते हैं? कोणधारी वन जो होते हैं ऐसे होते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर नुकीले होते हैं। एक तो पूरे देखने में ये नुकीले लगते हैं, ऊपर से इनकी पत्तियां भी नुकीली होती हैं, है ना। चौड़ी पत्ती इनके पास नहीं होती, इनकी पत्तियां कठोर होती हैं। पत्तियों का जो ऊपरी सतह होता है चमकीला होता है,
कठोर होता है थोड़ा। क्यों? क्योंकि जल की मात्रा घटती जा रही है। जैसे जैसे हिमालय पर ऊंचाई पर जाएंगे वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है, ऊंचाई पर जाने को वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है, साथ ही ठंडी बढ़ रही है। इसके चलते पत्तियों ने स्वयं को थोड़ा सा सख्त कर लिया है और साथ ही नुकीली हो गई हैं। संकेत क्या है? कांटे में तब्दील हो रही हैं। कांटे नहीं है लेकिन इशारा उसी तरफ है। पत्तियां संकरी और नुकीली और कठोर हो जाती हैं। तो और ऊंचाई पर जाने पर कोणधारी वन मिलते हैं। उसी को मैंने कहा कोणधारी वन मिलते हैं। और ऊंचाई पर अगर आप जाएंगे तो टुंड्रा वनस्पति मिलती है, उसे हम अल्पाइन वनस्पति भी कहते हैं। हिमालय में और ऊंचाई पर जाने पर टुंड्रा वनस्पति या अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। इसके अंतर्गत 3 तरह की वनस्पतियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक काई, बर्फीले क्षेत्रों में कुछ काइयां उगती हैं बर्फों पर। काई कुछ घास जो कि बर्फीले क्षेत्रों में उग जाते हैं। काई, घास और लिचेन, 3 तरह की वनस्पतियां टुंड्रा वनस्पतियों में पाई जाती हैं। टुंड्रा वनों में काई, घास और लिचेन। तो ये मैंने बताया कि कैसे भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। पर्वतीय वनों की विशेषता मैदानी क्षेत्रों के वनों से बिल्कुल अलग होती है, इसलिए इसे मैंने अलग से बताया। अब भारत में कौन कौन तरह के वन पाए जाते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन और झाड़ियां, पर्वतीय वन, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में शोलास वन, इनके विषय में और भी 1-2 तरह के वन, दलदली वन, है ना। इनके विषय में जानने के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह देते रहिए। और क्या कहूँ, आपने तो हमेशा से अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं एक चीज यहाँ पे बताऊंगा कि भूल गया कि जो वर्षा वन होते हैं पश्चिमी घाट पर भी पाए जाते हैं, कोरोमंडल तट पर भी, शिलांग पठार के आसपास भी, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, यहाँ पर भी साल भर वर्षा होती रहती है। क्योंकि जहाँ पर समुद्र बहुत नजदीक होता है तो समुद्री हवाएं बहुत ही आर्द्र होती हैं, तो वो साल भर वर्षा करती रहती हैं। इसके चलते अंडमान निकोबार का जो 75% क्षेत्रफल है वो सदाबहार वनों से ढका हुआ है। अगले वीडियो का इंतजार करिए। शीघ्र ही। नमस्कार।